नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर में आज हम आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव अर्थात रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम नियत आपेक्षिक वेग से गतिशील दो निर्देश तंत्रों के मध्य आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन का मान ज्ञात करेंगे और विशिष्ट अवस्थाओं में हम अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव के बारे में जानेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में लॉरेंज रूपांतरण के बारे में पढ़ा, जिसके द्वारा नियत वेग से गतिशील दो निर्देश तंत्रों के मध्य निर्देशांकों के रूपांतरण के बारे में हमने जाना था। आज के इस लेक्चर में हम दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश पर विचार करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रारंभ में t बराबर t डैश बराबर 0 पर दोनों निर्देश तंत्र एस व एस डैश के तीनों कार्तीय अक्षें तथा मूल बिंदु संपाती हैं, और हम यहाँ पर यह मान रहे हैं कि इनके मूल बिंदुओं पर प्रकाश का एक स्रोत स्थित है, जहाँ से प्रकाश के गोलीय तरंगाग्र के रूप में सुरंग तथा गर्त उत्सर्जित होते हैं। अब हम इसके साथ दूसरे चित्र में यह दिखा रहे हैं कि निर्देश तंत्र S विरामावस्था में रहता है, जबकि निर्देश तंत्र एस डैश एक नियत वेग v से प्लस x अक्ष की दिशा में v वेग से गति करता है। दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदुओं O तथा O डैश से उत्सर्जित होने वाले प्रकाशों को P तथा P डैश बिंदुओं पर स्थित प्रेक्षकों द्वारा प्रेक्षित किया जाता है तथा तरंगाग्रों के O से P तक तथा O डैश से P डैश तक पहुंचने का समय क्रमशः t व t डैश है, और इन निर्देश तंत्रों में बिंदु P के निर्देशांक क्रमशः x y z तथा x डैश y डैश z डैश है। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि s डैश निर्देश तंत्र जब प्लस x अक्ष की दिशा में गति करता है, तो जब दोनों प्रेक्षक P व P डैश एक दूसरे के संपाती हो जाते हैं, तो उस स्थिति में दोनों प्रेक्षकों द्वारा O तथा O डैश से उत्सर्जित होकर उनके पास तक पहुंचने वाले तरंगाग्रों के सुरंग यह दोनों प्रेक्षक गिनते हैं, और उस आधार पर यहाँ पर दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु P के लिए हम यहाँ पर तरंग गति का समीकरण लिखते हैं, जिसका कि मान S फ्रेम में psi इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर आयोटा इंटू ओमेगा t माइनस k डॉट r है, जहाँ पर k संचरण सदिश है, प्रोपेगेशन वेक्टर है। r बिंदु P का S फ्रेम के सापेक्ष स्थिति सदिश है। k डॉट r के द्वारा हमें यहाँ पर kx इंटू x तथा ky इंटू y प्राप्त होता है, जहाँ kx व ky संचरण सदिश k के x तथा y अक्षों के अनुदेश घटक हैं, जिनके की मान क्रमशः चित्र में दर्शाए अनुसार यहाँ पर थीटा तथा थीटा डैश दिशाओं में क्रमशः k cos थीटा तथा k sin थीटा हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर साथ ही k का मान 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है, जिसको आवृत्ति के रूप में यदि हम लिखें तो k का मान 2 पाई न्यू अपॉन c होगा। इसका मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर और उसे रीअरेंज करने पर हमें विस्थापन सदिश साई के लिए निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है। साई इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर 2 पाई न्यू, जो कि ओमेगा का मान है, इंटू आयोटा इंटू t माइनस x cos थीटा प्लस y sin थीटा अपॉन c प्राप्त होता है। अब हम इसी के
प्रकार से दूसरे फ्रेम एस डैश में प्रेक्षक बिंदु P के लिए तरंग सदिश समीकरण लिख सकते हैं, जो कि समीकरण 2 के ही अनुरूप है, जिसका मान psi डैश इक्वल टू a डैश e रेज़ टू द पावर 2 पाई न्यू डैश आयोटा इंटू टी डैश माइनस एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी होगा, जहां न्यू व न्यू डैश क्रमशः एस व एस डैश फ्रेम में स्थित प्रेक्षकों के लिए प्रकाश तरंगों की आवृत्तियां हैं। चूँकि यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के डॉट आर तथा इसी प्रकार से दूसरे फ्रेम में ओमेगा डैश टी डैश माइनस के डैश डॉट आर डैश तरंगों की कला है, जो कि प्रेक्षकों द्वारा गिने हुए सुरंगों की संख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त होती हैं उनके अनुसार हम यहाँ पर यह कहेंगे कि दोनों तरंगों के लिए चूँकि ओमेगा टी माइनस के डॉट आर कला से संबंधित है, अतः और चूँकि कला जो है वह निश्चल रहती है, अतः इसका मान, इस राशि का मान दोनों निर्देश तंत्रों में समान होना चाहिए। इस आधार पर उपरोक्त समीकरण द्वारा जब हम psi इक्वल टू psi डैश लेते हैं तो हमें यहाँ पर यह तरंग की कला का मान ओमेगा टी माइनस के डॉट आर तथा ओमेगा डैश टी डैश माइनस के डैश डॉट आर डैश का मान जब हम समान लेंगे तो हमें यहाँ पर यह समीकरण प्राप्त होगी, जिसमें 2 पाई को कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो समीकरण अब हमें प्राप्त हुई है, इस समीकरण में अब हम लॉरेंज रूपांतरणों की सहायता से एक्स वाई तथा टी के रूपांतरण समीकरणों के मान प्रयुक्त करते हैं, जो कि x इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई इक्वल टू वाई डैश, टी इक्वल टू गामा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर है, जहां गामा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो इन मानों को जब हम समीकरण 5 में रखते हैं तो हमें यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त होगी। समीकरण 5 के दोनों ओर अब हम रूपांतरण समीकरण रखने के पश्चात एक्स डैश वाई डैश तथा टी डैश के गुणांकों की तुलना करते हैं। एक्स डैश के गुणांकों की तुलना करने पर हमें न्यू गामा बीटा अपॉन सी माइनस न्यू गामा कॉस थीटा अपॉन सी इक्वल टू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी प्राप्त होता है, जहाँ बीटा इक्वल टू वी अपॉन सी है। इसे सुव्यवस्थित करने पर हमें न्यू गामा इंटू कॉस थीटा माइनस बीटा इक्वल टू न्यू डैश कॉस थीटा डैश मिलता है। इसी प्रकार से जब हम दोनों ओर वाई डैश के गुणांकों की तुलना करते हैं तो हमें न्यू साइन थीटा इक्वल टू न्यू डैश साइन थीटा डैश प्राप्त होता है, तथा टी डैश के गुणांकों की तुलना करने पर न्यू गामा इंटू 1 माइनस बीटा कॉस थीटा इक्वल टू न्यू डैश प्राप्त होता है। अब हम जब समीकरण 6 व 7 को परस्पर एक दूसरे से विभाजित करते हैं तो हमें टेन थीटा डैश इक्वल टू साइन थीटा डैश टेन थीटा डैश इक्वल टू साइन थीटा अपॉन गामा इंटू कॉस थीटा माइनस बीटा मिलता है। तो ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुई हैं, इन्हें हम आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव की समीकरण कहते हैं। इनके विशिष्ट उदाहरण के रूप में अब हम दो स्थितियां लेते हैं। प्रथम स्थिति में लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट अर्थात अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव लेते हैं। इसके भी दो अवस्थाएं हो सकती हैं, जब थीटा बराबर 0 हो तथा जब थीटा बराबर पाई हो। थीटा बराबर 0 की अवस्था में प्रकाश स्रोत वेग v से प्रेक्षक की ओर गतिशील होता है। तो इस प्रकार से समीकरण 8 में जब हम
थीटा का मान 0 रखते हैं तो हमें आवृत्ति का ये संबंध मिलता है, न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन गामा इंटू 1 माइनस बीटा, या इसमें गामा का मान रखने के पश्चात हमें समीकरण 10 के रूप में आवृत्ति प्राप्त होती है, न्यू इक्वल टू न्यू डैश इंटू 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी। इसे हम लॉन्ग वी न्यू L1 अर्थात अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव की प्रथम अवस्था की आवृत्ति कहते हैं। तो ये समीकरण जो 10 हमें प्राप्त हुआ है, यह आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव के द्वारा आवृत्ति के रूपांतरण का समीकरण है, जिसके अनुसार अगर हमें एस डैश फ्रेम में उपयुक्त आवृत्ति का मान मालूम है तो आभासी आवृत्ति समीकरण 10 द्वारा दी जाएगी। अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव की दूसरी अवस्था में जब थीटा बराबर पाई होगा, अर्थात जब स्रोत प्रेक्षक से विपरीत दिशा में जा रहा हो, दूर जा रहा हो, तो उस स्थिति में थीटा बराबर पाई रखने पर हमें इसी प्रकार से समीकरण 10 के अनुरूप ही ये दूसरी समीकरण मिलेगी, जिसमें कि न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन गामा इंटू 1 प्लस बीटा, या न्यू डैश इंटू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा, जिसे हल करने पर हमें न्यू डैश इंटू अंडर रूट 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा प्राप्त होता है, जहाँ बीटा इक्वल टू वी अपॉन सी है। यह अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव की द्वितीय स्थिति में आभासी आवृत्ति का मान है। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि यदि v वेरी वेरी लेस देन c हो तो उस स्थिति में v अपॉन सी वेरी वेरी लेस देन 1 होने के कारण हम जब इसे बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड करके हल करते हैं तो हमें न्यू L1 का मान न्यू डैश अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी तथा न्यू L2 का मान न्यू डैश अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी मिलता है, जो कि अनापेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव के इक्वेशंस के इक्विवेलेंट है। आपेक्षीय डॉपलर प्रभाव की द्वितीय अवस्था में अब हम अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव अर्थात ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट के बारे में लेंगे, जिसके अंदर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, अर्थात जब स्रोत प्रेक्षक के सापेक्ष अभिलंब दिशा में गतिशील हो। तो इस स्थिति में समीकरण 8 द्वारा आभासी आवृत्ति का समीकरण न्यू इक्वल टू न्यू डैश अपॉन गामा अर्थात न्यू डैश इंटू अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर मिलता है, या बीटा का मान रखने पर हमें आभासी आवृत्ति न्यू इक्वल टू न्यू डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिलती है। इसके आगामी लेक्चर में हम चतुर्विम आवृत्ति का मान ज्ञात करेंगे तथा चतुर्विम आवृत्ति के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।